आई होप कि आप लोगों को, सारे बच्चों को कैरेक्टर ट्रेट और जीन और एलील के बीच में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे कि कब क्या बोलना है ना। तो आई होप ऑल द 4 टर्म्स आर क्लियर टू एवरीबडी, है ना। किसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, किसको ट्रेट बोलते हैं, किसको जीन बोलते हैं, किसको एलील बोलते हैं, और एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसकी है ये भी आपको मालूम है ना। अब देखिए, आज मैं आपको एक कोड दे रहा हूं। कोड इज 777। ये कोड आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। डू यू वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? वन कंप्लीट set of genes. One complete set of genes is called genome, or you can say one complete set of chromosome, that is n number. ठीक है, so one complete set of chromosome, that is n number, और one complete set of gene. वन कंप्लीट सेट ऑफ जीन, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड जीनोम। ऑलराइट, और जीन या उसके सारे एलील आ जाते हैं इसमें। जीन एंड ऑल देयर एलील्स दे कम अंडर जीनोम। तो बात हो रही है मेंडल की, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। ही वर्कड ऑन गार्डन पी, ठीक है। आप ये सोच नहीं सकते कि नीट में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स से, बहुत ही इजी, और हम उन्हें देख के भी नहीं जाते, हम बहुत मुश्किल क्वेश्चन तैयार करके चले जाते हैं। बोर्ड में ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में तो बहुत ही आसान सवाल आते हैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 को पढ़ना और समझना ये सबसे मुश्किल काम है बच्चों के लेवल पर। तो ये जो गार्डन पी है, ग्रीन पी, इस पर मेंडल ने काम किया। कोई बता सकता है मुझे कि मेंडल ने क्या काम किया? और इन अदर वर्ड्स माय क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। The name of Mendel's experiment is hybridization, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? What should be the result of hybridization? अरे इतना सिंपल सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? आप बोलिए हाइब्रिड। तो मेंडल हाइब्रिड बनाते थे, नॉट प्रोजेनी। हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट हाइब्रिड। भाई जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी के नाम पे तो नाम होगा, हाइब्रिडाइज प्लांट, जरूरी नहीं है प्लांट। आप बोलिए हाइब्रिड, दैट्स ऑल। हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? हाइब्रिड, ठीक है। पता है कि मेंडल ने पी प्लांट पर कितने साल काम किया? हाउ मेनी ईयर्स डिड मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट? देखिए पहला 7 आ गया, पहला 7 आ गया। मेंडल ने 7 साल पी प्लांट पे काम किया, 7 ईयर्स, 1856 to 1863, ठीक है, 7 ईयर्स। अब यही क्वेश्चन नीट में आ जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो होते हैं 10 साल का डिफरेंस होता है, 2 ऑप्शन होते हैं 7 साल का डिफरेंस होता है। उनमें से एक ऑप्शन होता है 1800 का, एक ऑप्शन होता है 1900 का। तो ऑब्वियसली 1900 में तो मेंडल नहीं थे, वो तो 1800 में थे, बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड नीट में आ चुका है। 2 ऑप्शन 10 साल के डिफरेंस पे, 2 ऑप्शन 7 साल के डिफरेंस में, जिसमें एक 1900 का, एक 1800 का। तो बच्चे अगर समझ करके पढ़ रहे तो वो सही आंसर बता देते हैं। ये तो एक अलग बात है। अब दूसरी बात, मेंडल को कितनी जनरेशंस मिली होंगी पी प्लांट? मटर साल भर आती है, या साल में 1 बार आती है, या साल में 2 बार आती है?
मटर कितनी बार आती है साल में? 7 जनरेशन कैसे मिल जाएंगी? 7 जनरेशन कैसे मिल जाएंगी बच्चों? भाई इस साल काम किया तो अगले साल जनरेशन आएगी। मटर जाड़ों में आती है, साल में एक बार। तो मेंडल को 6 जनरेशन मिली, 6 जनरेशन मटर आती है। पी इज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन प्लांट, 6 राइट। तो जाड़ों में आती है, साल में एक बार आती है। इस साल काम किया, अगले साल रिजल्ट आएंगे, अगले साल काम करेंगे, उसके अगले साल रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे 6 जनरेशन मिली, 1 लेस देन द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब पी प्लांट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पढ़े? ये दूसरा सवाल। पी प्लांट में मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स स्टडी करे? 7 राइट। दूसरा 7 आ गया, 7 कैरेक्टर्स, और हर एक कैरेक्टर के उनको 2-2 ट्रेड्स मिले। हर एक कैरेक्टर के उनको 2-2 ट्रेड्स मिले। तो 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स उन्होंने पढ़े। यू कैन से 14 ट्रेड्स उन्होंने पढ़े। ठीक, उनको देख लेते हैं। आखिरी 7 क्या है भाई? कैन यू कम ऑन टू पेज 70? लास्ट लाइन, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs. तो पेयर हुए 7 और प्लांट वैरायटीज थी 14। ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। आखिरी 7 भी मैं आपको बता देता हूं। आखिरी 7 पी प्लांट में 2n is equal to 14। पी प्लांट भी डिप्लॉइड प्लांट है, डाइप्लॉइड है, तो इसका जीनोम कितना होगा? 7। n is equal to 7। ये पी प्लांट का जीनोम है। 2n is equal to 14। ठीक है ना? तो लेट अस सी दोज। फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब आपको समझ में आएगा। मेंडल ने बच्चों एक बात बोली। क्या बोली? इफ ए पेयर ऑफ ट्रेड्स selected in an organism and hybridized then the trait which appears in the very next generation is dominant. और इसको आसान कर देता हूं। If two traits of a character are cross hybridized, then the trait, ये आ गई बात पूरी। If two traits of a character are cross hybridized, then the trait which appears in the very next generation is dominant. अगर किसी कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स को क्रॉस हाइब्रिडाइज किया जाए तो उन दोनों में से जो भी अगली जनरेशन में आएगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे और दूसरे वाले को रेसेसिव। हम ये नहीं बोलेंगे कि रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि अभी हमें जेनेटिक्स नहीं आती। तो वी विल नॉट से दैट रेसेसिव डज नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, बल्कि व्हाट इज डोमिनेंट वो हम बताएंगे कि अगर 2 ट्रेड एक कैरेक्टर में है, उनको क्रॉस हाइब्रिडाइज किया तो उन दोनों में से जो भी आएगा वो डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने स्टेम हाइट ली पी प्लांट में और इसके 2 ट्रेड उनको मिले, टॉल और डार्क। इन दोनों को क्रॉस हाइब्रिडाइज किया तो अगली जनरेशन में इनको मिला टॉल,
तो टॉल को इन्होंने बोला डोमिनेंट। अगर टॉल की जगह डार्फ आता तो क्या बोलते? बताइए बच्चों, अगर टॉल की जगह डार्फ आता तो क्या बोलते? कि डार्फ डोमिनेंट है। तब डार्फ डोमिनेंट बन जाता है ना, रेसेसिव नहीं बोलते उसे। तब डार्फ डोमिनेंट होता और टॉल रेसेसिव होता। अभी क्या हुआ, टॉल और डार्फ में टॉल आ गया तो टॉल डोमिनेंट बन गया। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का, जिसको कोई लॉ नहीं मानते, पोस्टुलेट मानते हैं कि भाई ये, क्योंकि लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। लेकिन आप जेनेटिक्स में देखेंगे ऐसी बहुत सारी जगहों पर जहां पर डोमिनेंस आपको दिखाई नहीं देगी, उसकी जगह कुछ और चीजें दिखाई देंगी। वो क्या होंगी वो आप आगे सीखेंगे। इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है डोमिनेंस, ठीक है। यू विल लर्न इन दिस चैप्टर, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। तो ये पोस्टुलेट बन गया, ये लिख लिया सबने। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इफ टू ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर आर क्रॉस हाइब्रिडाइज्ड, देन द ट्रेट व्हिच अपीयर्स इन द वेरी नेक्स्ट जनरेशन इज डोमिनेंट। ठीक है, इस तरफ हमने ले लिया कैरेक्टर, इधर ले लिए ट्रेट्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, नंबर 1 स्टेम हाइट, टॉल, डार्क। नंबर 2 फ्लावर कलर, वॉयलेट, पर्पल भी कह सकते हैं, एंड वाइट। नंबर 3 फ्लावर पोजीशन, एक्सियल वर्सेस टर्मिनल। जो फ्लावर बच्चों यहां निकलेगा वो एक्सियल होगा, जो यहां निकलेगा वो टर्मिनल होगा। ये एक्सियल, ये टर्मिनल। ठीक है, पी प्लांट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट। What is the meaning of this? What is the meaning of saying that pea plant is a leguminous plant? इसका मतलब क्या बताइए। और ये तो गलती से भी नहीं बोलना है कि इसकी रूट में नोड्यूल होते हैं, क्योंकि रूट्स हमें दिखती नहीं है। बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं, 11 की बुक में लिखा है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिनकी रूट में नोड्यूल होते हैं। तो रूट नोड्यूल होना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होना, ये लेग्यूमिनस प्लांट की क्वालिटीज नहीं है जी। आप बोलिए, फ्रूट इज अ लेग्यूम। जिस पेड़ का फल लेग्यूम होता है उसे बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूम कौन सा फल होता है? जो मार्जिनल प्लासेंटेशन से बनता है। पढ़ा था ना आपने मार्जिनल प्लासेंटेशन, मॉर्फोलॉजी में भी और 12th में भी। लेग्यूम को अंग्रेजी में कहते हैं पॉड, हिंदी में कहते हैं फली। तो जिन पेड़ों में फलियां आती हैं उन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। पॉड, लेग्यूम, फली। ठीक है, ये अगला कैरेक्टर है। पॉड शेप जो मेंडल ने लिया। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन मार्केट में होता है, जो ये होती है ना शेयर मार्केट, इसमें वर्ड यूज होता है इन्फ्लेशन, ऊपर चढ़ना मार्केट का। तो सीधी सीधी फली ऊपर जा रही है, दैट इज इन्फ्लेटेड। और फिर होती है कंस्ट्रिक्टेड। फूड ऑफ प्लांट नहीं, फ्रूट, फ्रूट लिखा है FRUIT, फ्रूट, फल। जिस पेड़ का फल, जिस पेड़ में फलियां आए, पॉड आए, लेग्यूम आए, उसे कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। वो हमें ऊपर से दिख सकता है जमीन के, जड़ें नहीं दिखती है। पॉड कलर ग्रीन, येलो। इसका उल्टा कर देंगे
कलर, येलो, ग्रीन। पकी हुई मटर पीली हो जाती है। मटरे की दाल, कई बार ठेले वाला आपको खिला देता है छोले के नाम पे, आप छोले खाने जाते हैं वो मटरा खिला देता है आपको, पका हुआ मटर। छोले नहीं होते वो पीला हो जाता है पक्के। देन सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड। अब ये हो गए 14, 7 and 7 14। बुक में लिखा है कि 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है वो अभी पता चलेगा, लेकिन देखिए बुक में एनसीईआरटी में सबसे पहले उन्होंने लिया है शेप ऑफ सीड, सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड, क्योंकि आप 10th में पढ़ कर गए हैं स्टेम हाइट, शेप ऑफ सीड, है ना, कलर ऑफ सीड। अब देखिए मैंने ये टेबल ऐसे क्यों बनाई। फ्लावर नाम एक बार लिखा, एक बार डू कर दिया, पॉट नाम एक बार लिखा, एक बार डू कर दिया, सीड नाम एक बार लिखा, एक बार डू कर दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेंडल ने जरूर 7 कैरेक्टर लिए थे, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे, 7 ये और 7 ये, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस तो ट्रेड्स की है। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए। तो अब आपको पता चलेगा कि ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है। बट उससे पहले एक और सवाल का जवाब देख लीजिए जो कि अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इस तरफ किसी ने सोचा ही नहीं। मेंडल ने पी प्लांट में कितने ऑर्गन्स पर काम किया, कितने ऑर्गन्स के कैरेक्टर लिए। तो आप समझ रहे हैं कितने ऑर्गन्स के कैरेक्टर लिए, इसीलिए मैंने यहां पर डू लगाया है। 1 2 3 4, इस टेबल से ये याद हो जाता है कि मेंडल ने 4 ऑर्गन्स के कैरेक्टर लिए। समझ रहे हैं, फ्रूट ले लिया, सीड ले लिया, स्टेम ले ली और फ्लावर ले ली। स्टेम, फ्लावर, पॉड और सीड, पॉड या फ्रूट एक ही बात है ना। चलिए अब हमारा अगला काम, हमको जीनोटाइप बनाना सीखना है कि जीनोटाइप मेंडल का तरीका क्या है बनाने का। जेनेटिक्स 3 लेवल की हमको पढ़नी है। क्लासिकल जेनेटिक्स, मेंडल एटसेट्रा, मेंडल और उनके फॉलोअर्स, उनके बाद तो सभी उनके फॉलोअर्स हैं जो जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, ठीक। क्लासिकल जेनेटिक्स है ये पुरानी वाली। उसके बाद में आएगी मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का आपको पता चल जाएगा जैसे ही नाम आएगा मॉर्गन। मॉर्गन का नाम आते ही समझ जाना कि हमने मॉडर्न जेनेटिक्स शुरू कर दी। मॉर्गन के नाम से पहले तक सब क्लासिकल जेनेटिक्स है। मॉर्गन के नाम जैसे ही आए, मॉर्गन का नाम, आप समझ जाइए कि मॉडर्न जेनेटिक्स की बात हो रही। ये चैप्टर 5 है, ठीक है, दिस इज चैप्टर 5। और उसके बाद में तीसरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत एडवांस साइंस है और इसकी अब बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं। आप तो एक बेसिक आइडिया लेंगे बस खाली, वही बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो ये 3 लेवल पर हमको जेनेटिक्स करनी है, क्लासिकल, मॉडर्न और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चैप्टर 5 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। एक्चुअली अभी भी मैं चाहता हूं कि आप लोग हेरिडिटी का मीनिंग समझिए एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस, ये भी सीख लीजिए। तो पहले वही बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आपने बोला पहली बार हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर आपको पता चला कि नहीं, कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते बल्कि गैमीट ट्रांसफर होता है और जो डीएनए है वो जा रहा है। तो हेरिडिटी का मतलब आया कि जो सिमिलैरिटीज हैं एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल में, उसे हेरिडिटी कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझना है आपको तो आप लेमार्क का नाम याद होगा आपको, डार्विन और लेमार्क। लेमार्क पुराने हैं, डार्विन उनके बाद आए थे। ये दोनों इवोल्यूशन को स्टडी करते थे। लेमार्क और डार्विन इवोल्यूशन को स्टडी करते थे। तो ये कौन थे, क्या कहलाएंगे ये? बायोलॉजी पढ़ने वाले तो बायोलॉजिस्ट हो गए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले केमिस्ट, केमिस्ट तो दवाएं बेचते हैं, केमिस्ट्रिस्ट, फिजिक्स वाले फिजिसिस्ट,
इवोल्यूशनिस्ट बच्चों कोई वर्ड नहीं है, इवोल्यूशनिस्ट कोई वर्ड नहीं। हालांकि मैं अपनी क्लास में आपको कई बार बता चुका हूं कि इवोल्यूशन पढ़ने वाले क्या होते हैं, बट आज आपको और भी बेहतर नाम पता चलेगा। या तो आप बोलिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट तो सही है, मैं बोल चुका हूं ये वर्ड कई बार कि जो इवोल्यूशन को पढ़ते हैं वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन और भी बेहतर अगर नाम आपको जानना है, यू कॉल देम एज नेचुरलिस्ट। इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए नेचर में जाना होता है और नेचर को पढ़ने वाले कहलाते हैं नेचुरलिस्ट। तो लेमार्क और डार्विन नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। अब जब ये नेचर को पढ़ते थे तो लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी, वो आप जानते भी 10 में पढ़ के आएंगे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जो ऑर्गन यूज होगा वो ग्रो कर जाएगा, जो यूज नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअली इनकी थ्योरी का नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगर कल आप मुझसे ये बोलते कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हेरिडिटी है, इसकी जगह आप मुझसे बोलते एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स इज हेरिडिटी, तो मैं मान लेता। फर्क है ट्रांसफर और एक्वायरिंग में। तो हमारे पास पापा और मम्मी दोनों की जीन्स हैं, वो आएंगे गैमेट्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू, है ना। हेरिडिटी क्या है? A lioness always gives birth to a cub. Giving birth is reproduction, but कब ही आएगा ये हेरिडिटी है। A female deer gives birth to a reem. Baby deer को बोलते हैं reem. A bitch to a puppy, है ना। A cat to a kitten. और ह्यूमन की फैमिली में गधे का बच्चा तो नहीं आएगा। ह्यूमन की फैमिली में फीमेल ऑफ ह्यूमंस विल गिव बर्थ टू अ बेबी। इसको बोलते हैं हेरिडिटी। अपने जैसे इंडिविजुअल्स, इसे कहते हैं इतनी सिमिलरिटी है और आपस में भी, समझ रहे? दैट मींस एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स, नॉट ट्रांसफर। Acquiring the characters is heredity. When you acquire the character, of course through DNA, then you show similarities. अब वर्ड आ गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है भाई? सपोज मैं बात ले लेता हूं जो लास्ट, चलिए, वेदांशी, सारा एंड अरीशा। आपके पास पापा की भी जीन्स है, मदर की भी जीन्स है। आप में से किसी को देख करके कोई बोलेगा, अच्छा तुम उनकी बेटी हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह, मम्मी का नाम लेकर के बोला, तो आप क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस हुआ। कोई ऐसे ही बोल सकता है। सपोज बॉयज में से अब किसी का नाम ले लेता हूं मैं, डाइम। डाइम को देख कर किसी ने कहा, अरे तुम उनके बेटे हो, मम्मी का नाम लेकर के, क्या लगते तो नहीं, तो आप कहते मैं पापा पे गया हूं। कहते कि नहीं कहते ये? तो इनहेरिटेंस किधर से हुआ? पैटर्नल। याद है मैंने चैप्टर 3 में बताया था, मैटरनल इनहेरिटेंस, पैटर्नल इनहेरिटेंस, किसकी तरह हम दिख रहे हैं। ये आप बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारी नाक तो मम्मी की तरह है, आंखें पापा की तरह है, तो दोनों तरफ से इनहेरिटेंस हो गया। एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स इज हेरिडिटी एंड एक्सप्रेसिंग दोज कैरेक्टर्स इज इनहेरिटेंस, शोइंग दोज कैरेक्टर्स इज इनहेरिटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक्वायरिंग, एक्वायर्ड का मतलब लेना। एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स थ्रू डीएनए or through enzymes that are formed in the body, that is heredity, and showing those characters, expressing those characters is inheritance. चलिए, तो अब जीनोटाइप जिसका एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबल है उसको भी समझ लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे, अच्छा एक बात समझ लीजिए, जेनेटिक्स में
आपको कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD, कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखे तो बिल्कुल सही से समझा करके लिखिए, सामने वाला ये ना कहे कि आपने कैपिटल A लिखा है कि स्मॉल A लिखा है। ठीक है, ये स्मॉल A, ये है कैपिटल A, कैपिटल G स्मॉल G, कैपिटल F स्मॉल F, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। नहीं आता हो तो प्रैक्टिस कर लेना कैपिटल ABCD की और स्मॉल ABCD की, इसका बहुत ध्यान रखना है। हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, मेथड्स ऑफ मेंडल। मेथड्स, मेथड नहीं है, मेथड्स हैं, मतलब एक से ज्यादा हैं। टू डेवलप जीनोटाइप, जीनोटाइप बनाने के लिए मेंडल के मेथड हम सीखने जा रहे हैं आज। फर्स्ट मेथड, इट विल बी यूज्ड इन क्लासिकल जेनेटिक्स। ये सिर्फ क्लासिकल जेनेटिक्स तक चलेगा। दिस मेथड विल बी यूज्ड इन क्लासिकल जेनेटिक्स। ठीक है, क्या कहता है ये मेथड? टू रिप्रेजेंट द डोमिनेंट ट्रेट, कॉमा द फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट is taken in capital 2 times for parent and 1 time for gamete, क्योंकि हमें पता है कि गैमीट पेरेंट के हाफ होते हैं। अब देखिए ये पेरेंट है टॉल, तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा इस मेथड के हिसाब से? यस, इट इज कैपिटल T, कैपिटल T। ये पेरेंट है, गैमीट नहीं है। 2 टाइम्स कैपिटल T, ऐसे आया कैपिटल T। समझे कि नहीं? पहली बात, फर्स्ट मेथड की दूसरी बात, टू रिप्रेजेंट द रिसेसिव ट्रेट, कॉमा द सेम लेटर इन द सेम वे। इन द सेम वे का मतलब ये है 2 times for parent, 1 time for gamete is taken in small। इसके लिए क्या हो जाएगा? Yes, you are right, small t, small t। अब इन सबकी जीनोटाइप बना देंगे। देखें, पहले आप बनाते हैं कि मैं बनाता हूं? अब आपको समझ में आया ये कहां से आया? कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, जो 10th में पढ़ते थे वो यहां से आया बच्चों। जीनोटाइप बनानी आ गई। अब देखिए बुक में लिखा है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब एक जीन के दोनों एलील एक जैसे होने चाहिए। ये 2 एलील हैं कि नहीं? 2 एलील क्यों हैं? क्योंकि डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड होता तो एक एलील हो जाता। हैप्लॉइड होते हैं गैमीट्स, उनके पास एक ही एलील पहुंचेगा। कैपिटल T एलील है, स्मॉल t एलील है, तो 2 एलील आ गए, दोनों एक जैसे हैं। 2 एलील आ गए, दोनों एक जैसे हैं। तो इन 14 पेड़ों के जो एलील हैं
वो सब एक जैसे हैं, इनको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। आया समझ में? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस। होमो माने सेम, होमोजाइगस इंडिविजुअल, ट्रू ब्रीडिंग। तो ये 14 पेड़ ट्रू ब्रीडिंग है। एक पेड़ ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इस तरह से 14 पेड़ ले लिए ट्रू ब्रीडिंग। आया बच्चों समझ में कि नहीं? यू मस्ट बी एंशियस टू नो द सेकेंड मेथड। चलिए सेकेंड मेथड पर आते हैं। ये सबको आ गया, इसमें सब कॉन्फिडेंट हैं? ऑल राइट। ये लिखा है बच्चों, देखिए क्या। सेकेंड मेथड विल बी यूज्ड इन मॉडर्न जेनेटिक्स। और फिर एक लाइन लिखी है सेकेंड मेथड में हमने, द डोमिनेंट ट्रेट इज मोस्टली द वाइल्ड टाइप। इसका मतलब क्या है? तो ये वाइल्ड है, नेचर से आया है, इसीलिए डोमिनेंट। लेकिन इस सेंटेंस का ये भी मीनिंग हुआ कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो नेचर से आएगा वो डोमिनेंट होगा। ज्यादातर नेचर से आने वाले डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट इसीलिए डोमिनेंट है क्योंकि वो नेचर से आया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। कुछ जगहों पर आप ये भी देखेंगे इसी चैप्टर में कि जो वाइल्ड टाइप है वो रेसेसिव भी हो सकता है, और जो उसमें चेंजेस आने के बाद जो उसके म्यूटेंट बने, जो उसके वेरिएंट बने, वो डोमिनेट कर गए, वाइल्ड टाइप को रेसेसिव कर दिया, सप्रेस कर दिया, और उसके जो म्यूटेंट आए वो डोमिनेट कर गए। तो कुछ जगहों पर आप ऐसे भी देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे, 12th में देखने को मिल सकता है। आप क्या पता ह्यूमन में ही कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसके ट्रेट वाइल्ड हो और रेसेसिव हो, मे बी। ठीक है, ये इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है? सेकेंड मेथड विल बी यूज्ड इन मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आप 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, और अब मेथड मैं आपको मॉडर्न जेनेटिक्स में ही सिखाऊंगा जब वहां पहुंचेंगे तो। अभी नहीं, अभी तो आप सब गड़बड़ कर देंगे ना, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अभी नहीं। सेकेंड मेथड विल बी टॉट व्हेन विल स्टार्ट मॉडर्न जेनेटिक्स। अभी इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए अपनी कॉपी में। डोमिनेंट ट्रेट इज मोस्टली द वाइल्ड टाइप एंड दिस मेथड विल बी यूज्ड इन मॉडर्न जेनेटिक्स। अभी तो आप ये बताइए कि आप सबको जीनोटाइप बनाना आ गया कि नहीं? तो जो ट्रू ब्रीडिंग होता है, एक जीन के जितने भी एलील्स हैं अगर वो सब सेम है किसी इंडिविजुअल में, तो उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस। ठीक है, एक और नाम भी होता है प्योर लाइन। लाइन का मतलब टाइप। तो ट्रू ब्रीडिंग को प्योर लाइन भी कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, होमोजाइगस भी कहते हैं। ये तीनों नाम लिख लीजिए, तीनों भूलना मत, तीनों काम में आएंगे। ट्रू ब्रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजाइगस इंडिविजुअल। एक और चीज, जब तक मैं ना बोलूं आपसे तब तक आपको एक काम करना है रेगुलरली। जैसे आज की क्लास थी तो कल की क्लास देख करके आज की क्लास में आना था, आज की और कल की दोनों की क्लास देख करके फिर कल की क्लास में आना है। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले पहले 2 क्लासेस जो हैं उसके नोट्स आप बना रहे हैं, उनको एक बार देख लिया करिए। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये जो 2 क्लासेस हो गई हैं इनके नोट्स रिव्यू करके आइएगा, तब अगली क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। वरना फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा तो और भी टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
अब हम ये देखेंगे कि हमें जेनेटिक्स को कितने लेवल पर पढ़ना है, क्लासिकल को, मॉडर्न को, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना। बल्कि पहला टॉपिक तो मैं आज शुरू कर ही देता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए और इस हेडिंग को डाल करके छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में आपको इस नाम से नहीं मिलेगा। हमारा काम शुरू हो रहा है यहां से। और जब तक मैं आपसे ना बोलूं यही टॉपिक चलता रहेगा, वन जीन इंटरेक्शन। जिस दिन मैं आपसे बोलूं कि बच्चों अब शुरू हो रहा है टू जीन इंटरेक्शन, तब आप समझना कि आज वन जीन इंटरेक्शन खत्म हुआ है। अब इसके सब टॉपिक्स जो हैं, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। पहले इसका मीनिंग सीखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन जीन इंटरेक्शन, फिर इसके सब टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। सो गुड बाय फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।